हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, कितनी सारी रिएक्शंस है, इन्हें कैसे याद करें? तो अगर आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपके पास ऐप पर डिफरेंट बैचेस हैं, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर आप आइसोमेरिक वाले का देखेंगे तो प्राइमरी का ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। प्राइमरी का ज्यादा क्यों जाता है? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से। अगर आपको रिविजन करनी है, अगर आप बार बार चीजें भूलते हैं, उनको कैसे याद करना है, वो तरीका जानना है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन यानी कि डिग्रेड होना, यानी कि कम होना। अरे यार, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, कितनी सारी रिएक्शंस है, इन्हें कैसे याद करें? ये जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, इसके अंदर Br2 यूज करना था NaOH के साथ, या KOH भी ले सकते हैं, निकल प्लैटिनम पैलेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी सारी रिएक्शंस कैसे याद होंगी? सो हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, मैं हूं आपकी शौर्या मैम और आपका स्वागत करती हूं एनसीईआरटी वाला चैनल पर इन योर माइंड मैप सीरीज। यस, यू हर्ड इट राइट। इतनी सारी रिएक्शंस को एक ही तरीके से याद किया जा सकता है, एक ही तरीके से रिवाइज किया जा सकता है। वो क्या है? वो है माइंड मैप। अपने दिमाग में एक मैप की तरह से इसको क्रिएट किया जा सकता है एंड देन क्विक रिविजन के तौर पर आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो बिल्कुल सही सुना आपने। ये बहुत सारी नेमिंग रिएक्शंस है जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, पर वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी आपको इसका बता दिया है। तो बिना देरी करते हुए चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अमाइंस चैप्टर का यहीं पर हम अंत करते हैं। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम बैक यू टू ऑल योर फेवरेट PW एज वेल एज योर फेवरेट एनसीईआरटी वाला चैनल, है ना। आज बेटा जी हम करने वाले हैं अमाइंस चैप्टर के माइंड मैप के बारे में। यहाँ पर हम जितनी रिएक्शंस हैं उनको फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझेंगे और उससे क्विक रिकैप भी लेंगे। अब मैम कौन से स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख सकते हैं? तो बेटा जी जिनको स्पेशली रिवीजन करनी है उनके लिए तो भाई ये लेक्चर 110% बहुत बेहतरीन होने वाला है, उनकी बहुत मदद करने वाला है। अब रही बात उन बच्चों की जो रिएक्शंस को बार बार भूल जाते हैं, तो ये लेक्चर उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन ये राइज करता है, क्या मैम ये लेक्चर वो बच्चे भी देख सकते हैं जिनको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं? हाँ बेटा, अगर आपको कोई एक टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है आप यहाँ पे उसको समझ सकते हो, बट द थिंग इज यहाँ पर आपको रिवीजन के तौर पर करवाया जाएगा, ना कि बिल्कुल स्टार्ट से एक एक चीज बताई जाएगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप एक लेक्चर को, एक चैप्टर को करीबन 6-7 लेक्चर में अगर पढ़ रहे हैं, उसको अगर हम एक माइंड मैप में 50 to 60 मिनट्स में दे रहे हैं, दैट मीन्स वो रिविजन के लिए आपको दे रहे हैं। तो अगर आपको अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपके पास ऐप पर डिफरेंट बैचेस हैं, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिवीजन करनी है, अगर आप बार बार चीजें भूलते हैं, उनको कैसे याद करना है, वो तरीका जानना है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलते हैं। सबसे पहले तो मैम क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे? अमाइंस की इंट्रोडक्शन होगी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस होगी, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, तो इसके प्रिपरेशन के मेथड होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और लास्ट में आपके पास एक टॉपिक आता है जिसका नाम है डायअज़ोनियम सॉल्ट, हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो इसके इंट्रोडक्शन की बात होती है। मैम नाम क्या है? नाम है अमाइंस। नाम क्या है? नाम क्या है? अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं बेटा? अमाइंस होते हैं अमोनिया, अमाइंस होते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। मतलब मैम डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जिसको तुम डिराइव करते हो, मतलब कि अमाइंस को तुम अमोनिया में से डिराइव करते हो। अब अमोनिया क्या होता है? अमोनिया इज NH3। अब इसको कैसे डिराइव किया जाता है? अमाइन को NH3 से कैसे डिराइव कर सकते हो? तो बेटा यहाँ पर आप इस चीज को समझ सकते हो भी, अगर आप अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, लेट्स कंसिडर, और उसकी जगह पे कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा दो, लेट्स कंसिडर मैंने कोई R ग्रुप लगा दिया, R ग्रुप CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, तो यहाँ पर जो मुझे मिलता है, जैसे ये RNH2 मिला, ये क्या है? ये अमाइन है। ये क्या है बेटा? ये अमाइन है। सो अमोनिया डेरिवेटिव्स हमारे क्या होते हैं जी? अमाइन होते हैं। इसके कुछ वेरियस एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी, जैसे कि आपके पास ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन आ गया जिसका नाम एनिलिन होता है, जैसे कि आप
ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, दिस इज अ प्राइमरी अमाइन। जैसे कि बच्चा आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एन अमाइन। जैसे कि बेटा आप एक ये भी प्यारा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एन अमाइन। तो ये सभी क्या है जी, अमाइन है। एक सवाल आता है, मैम आपने अभी बोला ये अमोनिया डेरिवेटिव है और आपने यहाँ एक हाइड्रोजन को हटाया, क्या हम एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखें आप इनको अमोनिया से ऑब्टेन कर रहे हैं, अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जी हम किसके बारे में, क्लासिफिकेशन। अमाइंस की क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है? अमाइंस बेटा 3 तरीके का होता है। पहला होता है प्राइमरी अमाइन जिसको 1 डिग्री कहते हैं, दूसरा आता है सेकेंडरी अमाइन जिसको 2 डिग्री कहते हैं, तीसरा आता है टर्शियरी अमाइन जिसको बेटा जी 3 डिग्री कहा जाता है। अब प्राइमरी अमाइन क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप अमोनिया से इसको देखते हो, तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अमोनिया। अमोनिया के अगर आप एक हाइड्रोजन को हटा करके एक R ग्रुप को लगा देते हो तो क्या बन जाएगा, RNH2, तो ये बेटा होता है प्राइमरी अमाइन। अगर मैं बात करती हूँ सेकेंडरी अमाइन कैसे होगा, तो अमोनिया से ही अगर आपने इस बारी 2 हाइड्रोजन को हटा करके 2 R ग्रुप को लगा दिया, क्या किया बच्चा, हमने 2 हाइड्रोजन को हटा करके 2 R ग्रुप को लगा दिया, तो हमारे पास आ जाएगा RNHR। क्या आ जाएगा, RNHR। तो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन होगा। अगर बेटा इसी अमोनिया में से मैंने क्या किया बेटा जी, मैंने 3 हाइड्रोजन को हटा करके 3 R ग्रुप को लगा दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टर्शियरी अमाइन आ जाएगा। तो जो एक सवाल अभी आपके दिमाग में आ रहा था, अभी अगर एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं तो क्या 2 और 3 भी हटा सकते हैं? तो आप देखिए, अगर आप अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा करके एक R ग्रुप लगाओगे, प्राइमरी अमाइन बनाओगे। अगर आप अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 R ग्रुप लगाओगे तो सेकेंडरी अमाइन बनेगा। अगर आप अमोनिया में से 3 हाइड्रोजन हटा करके 3 R ग्रुप लगाओगे तो टर्शियरी अमाइन की क्रिएशन हो जाएगी। अब इनके एक एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया CH3 CH2 NH2 ले लिया। अगर इसका एक एग्जाम्पल हम लेना चाहते हैं तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, ये R ग्रुप आपके सेम भी हो सकते हैं, यही R ग्रुप आपके अलग अलग भी आप ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टर्शियरी अमाइन का एग्जाम्पल बच्चा हमने यहाँ पर भी ले लिया है। यहाँ पर भी आप R ग्रुप सेम भी कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये थी बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसका नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस के केस में IUPAC नोमेनक्लेचर इज क्वाइट सिमिलर टू द टॉपिक्स जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वर्ड रूट क्या बताता है बेटा, वर्ड रूट बताता है आपके मेन पेरेंट चेन के अंदर टोटल कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर आपकी मेन पेरेंट चेन में एक कार्बन एटम प्रेजेंट, आप मिथ बोलोगे, 2 है तो इथ बोलोगे, 3 है तो प्रोप बोलोगे, 4 है तो ब्यूट बोलोगे। ये कहानी आप 11वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं और पिछले चैप्टर्स में भी आपने ये सब देखा होगा। अब बात करते हैं हम मैम प्राइमरी सफिक्स की। तो ये बेटा बताता है बॉन्ड कैसा है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो आप ANE एन का इस्तेमाल करोगे, अगर डबल बॉन्ड है तो आप ENE इन का इस्तेमाल करोगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप YNE आइन का इस्तेमाल करोगे। सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं तो अमाइन ही यूज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से चलता है। एक बेसिक एग्जांपल मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको नोमेनक्लेचर करवाती हूँ ऑफ योर प्राइमरी अमाइंस। किसकी भाई, प्राइमरी अमाइंस की नोमेनक्लेचर अगर आप ऑब्जर्व करो तो प्राइमरी अमाइन की जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है RNH2। बेटा अगर मैं इसका पूछूं कॉमन नेम क्या होगा, तो कॉमन नेम आप बोलोगे एल्काइल अमाइन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा बेटा, इसका कॉमन नेम हो जाता है एल्काइल अमाइन। क्या हो जाता है भाई इसका कॉमन नेम मैम, इसका कॉमन नेम हमारा एल्काइल अमाइन हो जाएगा। अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करती हूँ तो बेटा IUPAC नेम जो अभी मैंने पीछे रूल्स आपको बताए हैं, वर्ड रूट के लिए हम अल्क लिखते हैं, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स के लिए ANE9 लिखते हैं, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा तो एन आएगा। अब यहाँ पे अमाइन लिखा जाता है तो एल्केन E से एंड हो रहा है, अमाइन A से स्टार्ट हो रहा है, 2 वॉवल साथ में नहीं आते, तो अल्कन अमाइन हमारा क्या हो जाता है, इसका एक जनरल रूल हो जाता है IUPAC नोमेनक्लेचर का। एक एग्जांपल के तौर पे इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मान लो मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया है, ठीक है, ये 2 कार्बन वाला है, तो इसको अगर मेरे को इसका कॉमन नेम लिखना होगा तो ये हो जाएगा मैम इथाइल अमाइन। क्या हो जाएगा मैम, इथाइल अमाइन। और अगर मैं बात करती हूँ इसके IUPAC नेम की तो ये हो जाएगा ईथन अमाइन। क्या हो जाएगा मैम, ईथन अमाइन हो जाएगा। तो प्राइमरी अमाइन अगर आ जाता है तो आप इस तरीके से इसकी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। यदि यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ मैम आपके पास सेकेंडरी अमाइन आ गया, मतलब अब आपको देखो सेकेंडरी अमाइन में 2 केसेस आ सकते हैं। एक तो भी आपके पास दोनों R ग्रुप सेम हो, और एक केस आ सकता है भी आपके पास ये दोनों R ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे इसका कॉमन नेम लिखना है तो वो हो जाता है डाई एल्काइल अमाइन। क्या कॉमन नेम होगा, डाई एल्काइल अमाइन होगा। किस केस के अंदर मैम, इस वाले केस में जहां पे हमारे दोनों R ग्रुप सेम होते हैं। अगर मैं इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करती हूँ तो वो मेरा हो जाता है N एल्काइल अल्कन अमाइन।
एन अल्काइल अल्कानमाइन। ये एन जो है ये डिनोट करता है भी आपका ये जो अल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, ठीक है। और एक को मान लो, एक को अपने मेन चेन में ले लिया तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा जी, प्रीफिक्स के तौर पे आगे लिखा जाएगा। अब मैम अगर मुझे इसकी बात करनी है अनसिमेट्रिकल की, तो इसके अंदर इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम बेटा होता है एल्काइल एल्काइल अमाइन। क्या होता है बच्चा? एल्काइल एल्काइल अमाइन होता है। अब मैम हमें कैसे पता, यहाँ पे तो दोनों आर ग्रुप अलग हैं, कौन सा एल्काइल पहले आएगा कौन सा एल्काइल बाद में आएगा, ये हम कैसे जाने? तो बेटा ये जो एल्काइल जो पहले लिखा है ये आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे मैम? हम लिखेंगे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली। ABCD के अकॉर्डिंगली जो पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा जी उसको बाद में लिखा जाएगा। इसके बाद मैम अगर मान लीजिए यहीं पे आपसे बेटा वो ये पूछ लेता है इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो वो सेम होगा एन अल्काइल अल्कानमाइन। जो इसका था वही इसका होगा, एन अल्काइल अल्कानमाइन। लेकिन आप जानते हैं यहाँ दोनों आर ग्रुप अलग हैं, तो यहाँ पे अल्क, पहले अल्क में कौन सा आएगा? पहले अल्क में वो आएगा जो कार्बन कम वाला होता है, बाद में अल्क में वो आएगा जो कार्बन ज्यादा वाला होता है। चलिए एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा जी अगर मान लीजिए यहाँ मैंने एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले लिया है, दैट इज CH3NH CH3, ठीक है। अगर मैं इसकी कॉमन नेम की बात करती हूँ तो मेरे पास दो सेम ग्रुप हैं और ये क्या है, एक कार्बन वाला मिथाइल होता है। दो सेम ग्रुप है, दो बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ से मैम? यहाँ से आ जाएगा डाई मिथाइल अमाइन। क्या आ जाएगा मैम? डाई मिथाइल अमाइन आ जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो यहाँ पे N, अब एक को क्या लिखोगे, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो N मिथाइल मीथन अमाइन, एन मिथाइल मीथन अमाइन इसका नाम बेटा हो जाएगा। आई होप सो दिस इज क्लियर एंड फाइन। बात रही यहाँ पर मैम इसके एक प्यारे से एग्जांपल लेने की, तो लेट्स कंसीडर मैंने ले लिया CH3NH C2H5, CH3NH C2H5, मान लीजिए मैंने ये नाम यहाँ पर ले लिया है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, मुझे अगर कॉमन नेम लिखना है, एक कार्बन वाले को मैं मिथाइल बोलती हूँ, दो कार्बन वाले को मैं इथाइल बोलती हूँ, ABCDE, ई पहले आता है तो इसका नाम पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा जी इथाइल, फिर आएगा जी मिथाइल, फिर आएगा जी अमाइन। तो इथाइल मिथाइल अमाइन आपका इसका नाम हो जाता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। बात रही मैम IUPAC नोमेनक्लेचर की, किसकी भाई? IUPAC नोमेनक्लेचर की। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में आपने यह देखना जो कार्बन कम है, मिथाइल में एक कार्बन है तो पहले ये आएगा, मिथाइल में एक कार्बन है तो पहले ये आएगा N मिथाइल, फिर ज्यादा वाला आएगा ईथन अमाइन, N मिथाइल ईथन अमाइन आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आप नोमेनक्लेचर करते हैं प्राइमरी की, नोमेनक्लेचर करते हैं जी सेकेंडरी की। अब हम चलने वाले हैं विद द नोमेनक्लेचर ऑफ द थर्ड पार्ट। अब हम अगले की नोमेनक्लेचर करने वाले हैं, दैट इज योर टर्शियरी अमाइन। 3 डिग्री अमाइन के केस में नोमेनक्लेचर कैसे होती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, तो बेटा इसका कॉमन नेम क्या होगा? पहली बात तो अगर तो ये सिमिलर है, अगर तो ये सिमेट्रिकल है, सारे सेम है, सिमेट्रिकल नहीं सॉरी सारे सेम है आर, ठीक है, तो आपका आ जाएगा ट्राई एल्काइल अमाइन। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा, अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो N एल्काइल 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 अमाइन। 3 बार N आएगा क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप लगे होंगे अमाइन के ऊपर, है ना। अगर हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो IUPAC नोमेनक्लेचर अगर तो ये सिमेट्रिकल होगा, तो भाई सिमेट्रिकल के केस में तो फिर से आप उसी तरीके से चलते हो जैसे आप पहले चल रहे थे, N एल्काइल एल्काइल अल्कन अमाइन, ये दोनों में सेम रहेगा। इस तरीके से चलेंगे। अल्कन के अंदर जनरली अगर तो देखो डिफरेंट आता है, डिफरेंट कार्बन एटम्स आते हैं, तो ज्यादा वाला अल्कन में आएगा, बाकी आप देखेंगे अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंगली आप उनको अरेंज कर देंगे, कम वाले को आप पहले प्रीफिक्स में लगाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द MOP ऑफ अमाइंस। अमाइंस को हमने क्या करना है जी? प्रिपेयर करना है। अब अमाइंस को प्रिपेयर करने के कौन से प्यारे प्यारे मेथड्स हैं? तो सबसे पहला मेथड बेटा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। आप नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से क्या कर सकते हैं? अमाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। मैम कैसे? नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब बेंजीन रिंग पे मान लीजिए आपके पास क्या आ जाता है? NO2 ग्रुप आ जाए। क्या आ जाए बच्चे? NO2 ग्रुप आ जाए। तो मैम अगर मेरे पास बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप आ गया तो मैं इसकी कैसे कन्वर्जन कर सकती हूँ? किसकी प्रेजेंस में कर सकती हूँ बेटा? 3 चीजें आप यूज कर सकते हो, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। यहाँ हाइड्रोजनेशन हो सकता है, ठीक है, NO2 की जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा? अमाइन आ जाएगा। ऐसा क्या बन जाएगा? ऐसा बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाएगा, ऐसा।
बेटा ये सेम रिएक्शन आप SN और HCl के साथ करा सकते हो, ये सेम रिएक्शन आप आयरन स्क्रैप Fe और HCl के साथ करा सकते हो। प्रेफरेबल मेथड भी आपका ये बन जाता है। तो इस तरीके से ये आप रिडक्शन करा सकते हो जी नाइट्रो कंपाउंड्स का। आगे चल सकते हैं हम, बोलिए जी। अब हम चलते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अगला मेथड क्या है प्रिपरेशन करने का मैम? अगला मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। बेटा नाइट्राइल्स क्या होते हैं? RC ट्रिपल बॉन्ड N होते हैं, इनकी रिडक्शन करवा सकते हो या अमाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं डायरेक्टली। अब ये रिडक्शन बेटा आप किस किस की प्रेजेंस में कराते हो? निकल H2 की प्रेजेंस में करवा देते हो, साथ ही साथ आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी यहाँ पर बच्चे इस्तेमाल कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और बेटा साथ में आप सोडियम एमल्गम विद C2H5OH भी ले सकते हो। क्लियर हो गया है? अच्छा, अगला मेथड हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास आता है, थर्ड मेथड जो आता है, दैट इज रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड की रिडक्शन से भी हो सकता है। अमाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O NH2 होता है। क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O NH2 होता है। बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में सीधा ये C डबल बॉन्ड O हट जाता है और इसकी जगह पे CH2 हो जाता है, H2 जुड़ जाता है, तो आप इसको अमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया है? डन हो गया बेटा। अगली रिएक्शन हम चलने जा रहे हैं, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई? गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है जिसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चा? गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन एनसीईआरटी में से आपको थैलामाइड से देखने को मिलेगी, बट मैं आपको ये करवाने वाली हूँ थैलिक एसिड से। तो ध्यान रखिएगा, शुरू में आपने मान लीजिए थैलिक एसिड लिया, दिस इज योर थैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड होता है जब ऐसे ऑल्टरनेटिव साथ साथ वाले कार्बन पे COH ग्रुप होता है। बेटा आप इसकी रिएक्शन करवाते हो दो अमोनिया के साथ। किसके साथ मैम? दो अमोनिया के साथ। तो इसका OH और इसका OH हट जाता है और उसकी जगह पे कौन आ जाता है? NH2 आ जाता है। एक हाइड्रोजन OH को ले जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन OH को ले जाएगा, तो इसकी जगह NH2, इसकी जगह भी NH2 आ जाएगा। ऐसा ध्यान से देख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड हो, ये वाला, ठीक है, और यहाँ लग जाएगा NH2। OH की जगह कौन आ गया? NH2। OH दूसरे हाइड्रोजन के साथ NH3 के चला गया वाटर बनाकर, इस तरीके से आ गया। बेटा नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो? यहाँ से रिमूव करते हो अमोनिया। क्या करते हो बेटा? अमोनिया, ये NH2 और एक H ले जाएगा, क्या हो जाएगा? ये NH2 और एक H यहाँ से चला जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा। हमें यहाँ से क्या देखने को मिलेगा? देखिएगा, ये बन जाएगा थैलामाइड। बेसिकली यहाँ से आपके एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन दे रखी है, यहाँ से आपके एनसीईआरटी के अंदर रिएक्शन दे रखी है। मैं इसकी रिएक्शन सबसे पहले NaOH या फिर KOH के साथ करवाऊंगी। किसके साथ रिएक्शन करवा दी मैंने? सबसे पहले मैम NaOH के साथ करवा दी, या फिर मैम मैंने किसके साथ करवा दी? KOH के साथ करवा दी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा? नहीं ना? चलो आ जाओ बेटा। जब मैंने सबसे पहले NaOH के साथ करवाई तो देखना Na पॉजिटिव OH नेगेटिव या K पॉजिटिव OH नेगेटिव। मान लो KOH के साथ करवा दी, तो बेटा इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव होता है। देखना ध्यान से क्या करने वाले हैं, इस पे फोकस करना बेटा। ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव यहाँ से वाटर की फॉर्मेट में निकल जाएगा, ये नेगेटिव पे पॉजिटिव जुड़ जाएगा, तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिलेगा? एक तरह से हमें ये सॉल्ट मिलता है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर N नेगेटिव है बेटा, इधर K पॉजिटिव है। क्या है बच्चे? N नेगेटिव है बच्चे, K पॉजिटिव है। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ध्यान से ऑब्जर्व करना, क्या करना है? हम लेके आते हैं RX, R पॉजिटिव X नेगेटिव। क्या लेके आते हैं बेटे? हम लेकर के आते हैं RX को। किसको लेकर के आते हैं? RX को। देखना बेटा, ये X नेगेटिव, ये K पॉजिटिव जुड़ जाएगा, ये R पॉजिटिव उस N नेगेटिव पे जाकर के अटैच हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसको थोड़ा इधर ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन है? N नेगेटिव, यहाँ पे कौन है? R पॉजिटिव। बेटा लास्ट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, हम इसकी रिएक्शन KOH के साथ और पानी के साथ कराते हैं। हमें क्या देखने को मिलता है? ध्यान से देखना बेटा, जब आप पानी के साथ इसकी रिएक्शन कराते हो तो पहली बात तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है। आप क्या करते हो? जैसे मान लो आपके पास दो हाइड्रोजन है, आपने दोनों हाइड्रोजन इसको दे दिए, ये दोनों हाइड्रोजन आपने इसको दे दिया और आपने इसको ऑक्सीजन दे दिया। आप साथ में क्या लेते हो? KOH भी लेते हो, तो KH का दूसरा ऑक्सीजन भी इस पे जाएगा। दो मॉलिक्यूल्स आप KOH के लेते हो। पहली चीज तो यहाँ से RNH2 मिल जाता है, पहली चीज तो आपको यहाँ से RNH2 मिल जाता है। दूसरी बात, आपको यहाँ से सॉल्ट मिलता है। देखो ध्यान से, क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, O नेगेटिव K पॉजिटिव, इधर भी O नेगेटिव K पॉजिटिव।
ऐसे आपको करके सॉल्ट मिल जाता है। क्लियर हो गया है? सभी को क्लियर हो गया तो आगे बढ़े बेटा। अगली रिएक्शन हमारी आती है हॉफमैन ब्रोमोमाइड सिंथेसिस। तो यहाँ से प्राइमरी अमाइन बनता है, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। क्या बनता है मैम? प्राइमरी अमाइन बनता है, इस चीज का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अब मैं कोई और कलर का पेन ले लेती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेटा फिफ्थ रिएक्शन जो हमारी आती है इसका नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्या है बच्चा? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या लेते हैं? अमाइड लेते हैं, RC डबल बॉन्ड और NH2 लेते हैं। बेटा इसकी रिएक्शन Br2 और आप करवाते हो जी KOH के साथ। किसके साथ जी? KOH के साथ। यहाँ लिख लेना 1 कार्बन लेस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। लेस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट मिलता है। आम भाषा में समझने की कोशिश करो तो मैं आपको बताऊं तो ये पूरा का पूरा ग्रुप हट जाता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप हट जाता है, इसीलिए इसको डिग्रेडेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ क्या हो गई जी? डिग्रेडेशन हो गई। अब Na2CO3 साथ में लिबरेट आउट होता है, देखो क्या बनेगा? एक तो आपको RNH2 मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ से Na2CO3 मिलेगा, तीसरा NaBr मिलेगा, चौथा आपको पानी मिलेगा। तो ये बाई प्रोडक्ट भी मैंने यहाँ पर इसी के साथ बता दिए। अब बेटा आखिरी रिएक्शन जो हमारी यहाँ पे आ जाती है, आखिरी रिएक्शन जो आ जाती है उसको पढ़ लेते हैं। आखिरी रिएक्शन है सिक्स्थ रिएक्शन जिसका नाम है अमोनोलाइसिस ऑफ RX। क्या करना है जी? अमोनोलाइसिस करना है, एक तरह से अमोनिया को ऐड ऑन करना है आपने। अब ये रिएक्शन देखते हैं सभी बच्चे। आपने क्या करना है? मान लीजिए आपके पास ये अमोनिया है, आपने इसमें RX ऐड किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। बेटा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस R पॉजिटिव को देगा तो क्या हो जाएगा? देखना RNH। अब देखो अब ये इससे जाके जुड़ जाएगा RNH3 पॉजिटिव, X नेगेटिव। नाइट्रोजन ने डोनेट किया इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चे अगले स्टेप में क्या करते हो? आप NaOH के साथ रिएक्शन कराते हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो NaX निकल जाता है। क्या निकलेगा? पहली बात तो मैम NaX निकलेगा। और क्या निकलेगा? ध्यान से देखिए बेटा। और बेटा ये OH नेगेटिव इसके एक हाइड्रोजन को ले जाएगा, पानी निकल जाएगा और यहाँ क्या बच जाता है? यहाँ बच जाता है RNH2। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इस रिएक्शन के अंदर अमोनोलिसिस के अंदर आप क्या क्या चीजें ऑब्टेन कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिखवाना भी चाहूंगी। अमोनोलिसिस के अंदर आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी बना सकती हो इस वाली रिएक्शन में। ठीक है, तो बेटा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन का आपका फ्लो चार्ट हो जाता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। आई होप सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। इसमें से बेटा गैब्रियल थैलामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड और आपका ये रिडक्शन ऑफ अमाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ, बोर्ड्स में कभी कभार अमोनोलिसिस वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है अगर हम एक एनालिसिस करते हैं पिछले साल की। अब बेटा मैं बात करने जा रही हूँ, मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। तो अमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो एनिलिन होता है, एनिलिन अब आपको मैंने अभी बताया था जब बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होता है इसको एनिलिन कहते हैं। एनिलिन या जितने भी अराइल अमाइन की अगर आप बात कर लेते हो, ये यूजुअली क्या होते हैं बेटा? कलरलेस होते हैं, इन पे कोई रंग नहीं होता है, बट हाँ ये कलर्ड हो जाते हैं ऑन स्टोरेज। ठीक है, ठीक है, क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होती है। लोअर एलिफैटिक अमाइंस क्या होते हैं? घुल जाते हैं पानी में। अब ये जो चीज है हम ये पढ़ते आ रहे हैं हमारे पिछले चैप्टर से भी मैम, जो लोअर मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन अगर आप जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते चले जाओगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाओगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो मैम वहां पर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, वो घुलना बंद कर जाएंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। क्यों घुलते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट अगर आप आइसोमेरिक वाले का देखेंगे तो प्राइमरी का ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। प्राइमरी का ज्यादा क्यों जाता है? क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन एटम ज्यादा हो जाते हैं, इस वजह से। टर्शरी में हाइड्रोजन एटम ही नहीं है ना? जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम उतनी ज्यादा बॉन्डिंग वो कर सकता है, उतना ही मुश्किल आपको उस बॉन्ड को तोड़ना होगा। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेसिस गैसियस फेज के अंदर बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं आपके एक्वस केस के अंदर, गैसियस फेज के अंदर देखो बेसिसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, मैं पहले यहाँ पे क्लियर कर दूं। जो आपका बेसिसिटी वाला पार्ट होता है, बेसिसिटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन +M एंड +I ग्रुप, और इनवर्सली होती है -M और -I के। और आपको पता है 3 डिग्री के केस में
3 डिग्री के केस में 3 R ग्रुप लगे हुए हैं तो उसकी बेसिसिटी ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि प्लस इफेक्ट ज्यादा हो गया। तो गैसियस के केस में तो आपको ये ऑर्डर मिलता है, लेकिन एक्वस में ही ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है। ये आपके पास ऑर्डर आपको देखने को मिलता है। ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के केस में आ जाएगा। अगर R ग्रुप आप मिथाइल लोगे तो ये ऑर्डर फॉलो करोगे, अगर आप इथाइल लोगे तो आप ये ऑर्डर फॉलो करोगे R की जगह पे, ठीक है। ये कब, ये गैसियस, ये एक्वस मीडियम में, गैसियस में नॉर्मल जैसे आप करते हो वैसे ही करोगे। एराइल अमाइंस क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं एल्काइल अमाइंस से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एराइल अमाइंस में क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो हमें अमाइंस की देखनी है। चलते हैं जी किस पार्ट पे, चलते हैं जी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पर। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस से, जिसके अंदर सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी बेटा अमाइंस की होती है, दैट इज बेसिसिटी। क्या होती है जी, बेसिसिटी होती है। अब बेसिसिटी बेटा आपको ऐसे समझना होगा, बेस क्या होता है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। एसिड वो होता है बेटा जो H पॉजिटिव देता है, तो बेस वो होता है जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है। एसिड वो होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, तो बेस वो होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अब आप एक चीज समझना, अगर आपको किसी भी केस के अंदर बेसिसिटी का ऑर्डर जानना है तो बेसिसिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है प्लस M पे और प्लस I पे, और इनवर्सली डिपेंडेंट होती है माइनस M पे और माइनस I पे। आई ग्रुप कौन सा ग्रुप दिखाता है प्लस आई इफेक्ट, तो बेटा जो आपका CH3 ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। क्लियर हो गया है सभी को, CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट आपको दिखाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके अंदर नेक्स्ट हमारे पास आता है एल्काइलेशन। कौन सी रिएक्शन आती है बेटा, एल्काइलेशन रिएक्शन आती है। बेसिसिटी के बारे में जो लिखने वाला काम था पिछले पेज में हमने देख लिया होगा। अब हम देखते हैं जी एल्काइलेशन वाली बात। तो एल्काइलेशन वाला ऑलमोस्ट सेम वही है जो अभी आप पढ़ते आ रहे हो। एल्काइलेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास अमाइन है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है RNH2 है बेटा, ये किसके साथ रिएक्शन शो कर रहा है, ये मान लीजिए RX के साथ मान लीजिए रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने बोला अमाइन बेस होता है, क्योंकि अमाइन बेसिसिटी एग्जिबिट क्यों करता है, क्योंकि बेस की तरह काम कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है बेटा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस R पॉजिटिव पे जाएंगे। देखो क्या बनेगा यहाँ से, RNH2 इसने बेचारे ने दे दिए, यहाँ पे R से जुड़ गया, उसके साथ X जुड़ा हुआ है। इस तरीके से ही होगा बेटा। अगले स्टेप में ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगले स्टेप में आपके पास NaOH आता है। अब ये आपको पता है नेगेटिव है, ये इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, ये इस पॉजिटिव के साथ निकल जाएगा, ये एक H और एक ही OH निकल जाएगा। हमें यहाँ से NaX मिलेगा, हमें यहाँ से पानी मिलेगा, और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अमाइन मिल जाएगा, 2 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। तो आप ऐसे 1 डिग्री से 2 डिग्री बना सकते हो, 2 डिग्री से 3 डिग्री बना सकते हो, 3 डिग्री से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना सकते हो। ये आपकी एल्काइलेशन हो गई। अगली आपकी आती है जी एसाइलेशन रिएक्शन। कौन सी आती है बच्चा, एसाइलेशन रिएक्शन आती है। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। थर्ड जो आती है दैट इज एसाइलेशन। जैसे मान लीजिए अमाइन है, ये रिएक्शन किसके साथ करता है, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl के साथ। कौन भाई, अमाइन करता है। कौन करता है, अमाइन करता है। कैसे करता है मैम, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इस पॉजिटिव पे भेजता है, ये अपने पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भेज देगा। हमें यहाँ से क्या मिलता है, CH3 C O नेगेटिव Cl, और इस पे कौन जुड़ गया, ये नाइट्रोजन, जिसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दिए थे। नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उस पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ क्या होता है बेटा, ये Cl यहाँ से भाग जाता है। जब ये Cl जा रहा होता है तो एक हाइड्रोजन को ले जाता है HCl की फॉर्मेट में, जिसकी वजह से ये इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन वापस से अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ले आएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलता है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ आ गया जी R। ये क्या बन गया आपका, अमाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, अमाइड बन गया। तो ये आपकी रिएक्शन आ जाती है जी एसाइलेशन वाली रिएक्शन। क्लियर हो गया है सभी स्टूडेंट्स को, दिस इज एसाइलेशन वाली रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं अब, अगर ये सभी को क्लियर हो गया है तो। चलिए अब बेटा अगली रिएक्शन आपकी आती है कार्बाइल अमाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। कौन सी रिएक्शन आती है बच्चा, कार्बाइल अमाइन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बाइल अमाइन, जिसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। पहली बात तो मैम प्राइमरी अमाइंस ये रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी ये रिएक्शंस नहीं देते हैं। अब क्या होता है बेसिकली, जब आप अमाइंस की रिएक्शन किसके साथ कराओगे और क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। क्या होता है साइनाइड, क्या होता है पहले तो इतना बता दो, साइनाइड होता है CN ग्रुप, आइसोसाइनाइड होता है जब वहां पर NC ग्रुप आ जाए।
साइनाइड इज योर CN ग्रुप, आइसोसाइनाइड इज योर NC ग्रुप, है ना। तो अब बेटा आप क्या करते हो, इसकी रिएक्शन करवाते हो CHCl3 के साथ, अमाइन की रिएक्शन करवाओगे CHCl3 और KOH के साथ। अगर आपको यहाँ से RNC मिल जाता है जिसकी बहुत ही फाउल स्मेल होती है, तो मतलब कि वहां पे आपने क्या लिया था, प्राइमरी अमाइन लिया था, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन दिखाते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। अमाइन की रिएक्शन CHCl3 के साथ और KOH के साथ करवाओगे तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, बाई प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो KCl और वाटर लिख सकते हो। क्लियर हो गया है। यहाँ पे अब लिख लेना ये RNH2 के साथ रिएक्शन हुई है अमाइन के साथ। ठीक है, चले आगे बेटा, फिफ्थ पे चले, बोलिए जी। फिफ्थ रिएक्शन बेटा, फिफ्थ रिएक्शन जो हम करने जा रहे हैं दैट इज एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, जिसको आप बोलते हो हिंसबर्ग रिएजेंट। बेटा ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के लिए यूज की जाती है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी अमाइन जो रिएक्शन दिखाता है वो एक प्रोडक्ट बनाता है विच इज सॉल्युबल इन एल्कली, सॉल्युबल इन वाटर, सॉरी, ये वाला सॉल्युबल होता है एल्कली में, ये वाला इनसॉल्युबल होता है एल्कली में, और 3 डिग्री रिएक्शन ही शो नहीं करता है। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड या फिर बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है, इस तरीके का आपका ये रिएजेंट होता है। ठीक है, आइए पहले इसके बारे में देख लेते हैं। आइए पहले आपको मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ये रहा हिंसबर्ग रिएजेंट, आप देख सकते हैं, यही एक केमिकल प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास रहा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, आपने इसकी रिएक्शन मान लो प्राइमरी अमाइन के साथ करवाई। पता है करना क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ से सिर्फ HCl निकालना है। क्या निकालना है, रिमूव HCl, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक Cl निकाल दो, ये NH इस पे जुड़ जाएगा, ऐसा जुड़ गया। अगर आपके नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन बचता है दैट मीन्स वो सॉल्युबल हो जाएगा, दैट मीन्स वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो प्राइमरी अमाइन ये रिएक्शन दिखाता है, सॉल्युबल हो जाता है अल्कली में और यहाँ से सल्फोनामाइड बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, अब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की मान लो आपने सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराई, आपने क्या रिमूव करना है, HCl को, आपने HCl यहाँ से रिमूव कर दिया तो ये नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। क्या नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या है, इनसॉल्युबल है अल्कली में। अब टर्शरी के केस में बेटा नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, आप HCl रिमूव कर सको तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। अभी मैंने आपको कार्बाइल अमाइन टेस्ट बताया था, आइसोसाइनाइड टेस्ट बताया था, यहाँ पर देखिए वही वाला टेस्ट है, प्राइमरी अमाइनी टेस्ट देते हैं, RNH2 की रिएक्शन CHCl3 और KOH के साथ कराओगे, आइसोसाइनाइड बनेगा, फाउल स्मेल होती है और साथ में KCl और वाटर लिबरेट आउट हो जाएगा। तो ये वाली मैंने आपको प्रॉपर्टीज इसकी एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप सो ये भी चीजें क्लियर हो गई हैं और ये भी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अच्छा, एक हमने ना ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला ऊपर आ जाएगा पार्ट, ये मैंने कहा था भी आपको एक बार पढ़वा भी दूंगी ताकि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैंने लिखी हुई है, स्टिल मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ बेटा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो होती है, डिग्रेडेशन का मतलब कम होना, एक कार्बन कम वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आपने यहाँ पर अमाइड लिया, ये क्या है बेटा, अमाइड है। जब आप इसकी रिएक्शन Br2 और NaOH के साथ करवाते हो तो ये पूरा का पूरा निकल जाता है यहाँ से और RNH2 बन जाता है, साथ में Na2CO3 NaBr और H2 बनता है। ये अभी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखवाया था। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में मैंने बोला था NCERT में यहाँ से दे रखा, लेकिन मैंने अभी आपको पीछे लिखवाया है तो मैंने आपको कनेक्शन दिखाया बेंजोइक एसिड का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉरी थैलिक एसिड का, बेंजोइक एसिड थैलिक एसिड का, थैलामाइड से फिर ये यहाँ तक करवाया। पहले आपने KOH या NaOH के साथ करवाना है, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे जी, वाटर रिमूव करोगे, इस तरीके से आ जाएगा। फिर RX में भी पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, K पॉजिटिव X नेगेटिव जुड़ेगा, R इधर आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, NaOH के साथ रिएक्शन करा सकते हो, KOH के साथ भी करा सकते हो और यहाँ पे पानी दोगे। एक्वस का मतलब तो पानी ऑलरेडी यहाँ पर है एज अ सॉल्वेंट, तो प्राइमरी अमाइन बनता है और आपको यहाँ पे सॉल्ट देखने को मिलता है। क्लियर हो गया है, तो बेटा ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अब बेटा इसकी रिएक्शन कुछ और बाकी है, जो केमिकल रिएक्शन आप देखोगे ऑफ योर केमिकल रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, इसकी रिएक्शन अब बचती हैं। आइए इसकी सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम है ब्रोमिनेशन। सबसे पहली रिएक्शन है ब्रोमिनेशन। बेटा ब्रोमिनेशन का मतलब होता है आपने Br2 को ऐड किया, मान लीजिए आपने पानी एज अ सॉल्वेंट लिया और इसका एडिशन करवाया, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे NH2 है, आपको ऑर्थो पर भी ब्रोमीन मिलेगा, आपको पैरा पर भी ब्रोमीन मिलेगा और आपको ऐसे इधर भी ऑर्थो पर ब्रोमीन मिलेगा। कब, जब आपने वाटर लिया एज अ सॉल्वेंट। अगर सेम रिएक्शन आप Br2 की करवाते हो CCl4 के साथ या CS2 के साथ, तो बेटा आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ ऑर्थो पर ब्रोमीन मिल जाएगा, प्लस आपको एक प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा मैम,
पैरा पर ब्रोमीन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी इसके अंदर हो जाती है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात करती हूँ, जो कि नाइट्रेशन, जिसको आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये क्वाइट डिफरेंट है। जितने चैप्टर्स अभी तक आपने पढ़े हैं उसमें से सबसे ज्यादा अलग आपका नाइट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है। बेटा जब इसकी रिएक्शन आप HNO3 के साथ कराते हो विद H2SO4, तो अब यहाँ पर अभी तक आपने जितने चैप्टर पढ़े उसमें मेटा प्रोडक्ट नहीं बनता था, पर यहाँ पर आप ऑब्जर्व करते हो यहाँ पर आपको ऑर्थो प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा। NO2 ग्रुप ऑर्थो पर भी आएगा। NO2 ग्रुप कहाँ पर आएगा? NO2 ग्रुप आपका मेटा पर भी आएगा, और NO2 ग्रुप आपका कहाँ पर आएगा? और NO2 ग्रुप आपका पैरा पर भी आएगा। इस तरीके से बेटा ये काम चलता है। और अगर मैं आपको बोलूं भी बेटा कितने कितना परसेंट बना, लेट्स कंसिडर पेपर में वो आपसे पूछ ले भी भाई मुझे ये भी बता दो भी तुमने कितना परसेंट बना दिया, तो ऑर्थो बेटा आपका 2% बनता है, सिर्फ 2% ये बनता है, 2% होता है। मेटा जो आपका बनता है ये बनता है 47, कितना 47, और ये बनता है जी 51। ठीक है, कितना बनता है जी? 51 बनता है। क्लियर हो गया? ये आपकी परसेंटेज रहती है इन तीनों केसेस के अंदर, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब बारी आती है बेटा इसकी नेक्स्ट रिएक्शन की, जो कि आती है इसकी सल्फोनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो इसके अंदर आप पढ़ते हो दैट इज योर सल्फोनेशन वाली रिएक्शन। सल्फोनेशन वाली रिएक्शन में बहुत सिंपल है, आप इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ ही करवाते हो। यहाँ पे आपका क्या होता है, देखिए जैसे आपके पास यहाँ पे NH2 है, इधर SO3H ग्रुप आके जुड़ता है, जो फर्दर क्या करता है, जिसमें फर्दर ये H ग्रुप इधर चला जाता है, ये H इधर चला जाता है, और आपको ज्विटर आयन देखने को मिलता है। जब H ग्रुप यहाँ पर चला गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव यहाँ चला गया, NH3 पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा? SO3 नेगेटिव। ये क्या बन गया बेटा? ये आपका ज्विटर आयन की फॉर्मेशन हो गई। तो इसका सल्फोनेशन भी डिफरेंट है, इसका नाइट्रेशन भी डिफरेंट है। ये दोनों चीजें डिफरेंट है जो आपको पता होना चाहिए फॉर योर पेपर सेक। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं करता है, तो आप वो भी लिख सकते हो, नहीं शो करता है। तो ये बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ यहाँ पे करवा दी मैंने, और कुछ ये रही आपकी। ठीक है, ये दो आपके मैंने यहाँ पे टेस्ट भी इंपॉर्टेंट वाले बता दिए। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डाइअज़ोनियम सॉल्ट। डाई का मतलब बेटा क्या होता है? दो। एजो का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन। ईएम का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। और सॉल्ट का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो डाइअज़ोनियम सॉल्ट की जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम लिखना चाहते हैं तो RN2 पॉजिटिव X नेगेटिव होती है। दिस इज डाइअज़ो। देखो नियम के लिए आई पॉजिटिव चार्ज और सॉल्ट के लिए नेगेटिव लगाया। डाइअज़ोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। डाइअज़ोनियम सॉल्ट को आप प्रिपेयर करते हो एनिलिन से। किससे प्रिपेयर करते हैं मैम? एनिलिन से। एनिलिन का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। कैसा अमाइन है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। बेटा इसकी रिएक्शन आप करवाते हो NaNO2 और HCl के साथ 273 से 278 केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर पर, और आपको यहाँ से ऑब्टेन होता है डाइअज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये जो प्रोसेस आप पढ़ रहे हो इसको डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्लियर हो गया? ये जी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं तो मैम इसकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है? ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसकी फिक्स ज्योमेट्री होती है, रेडिली सॉल्युबल होता है पानी के अंदर, ये स्टेबल होता है कोल्ड में, लेकिन वार्म कंडीशंस में पानी के साथ ये रिएक्शन शो कर लेता है, फिनोल बना देता है अगर आप यूज करते हो एरोमेटिक के केस को। ठीक है, ये डिकम्पोज कर लेता है इजिली ड्राई स्टेट में। बेंजीन डाइअज़ोनियम फ्लोरोबोरेट जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है, नहीं घुलता और स्टेबल रहता है रूम टेम्परेचर पर। तो बेटा अब लास्ट पार्ट हमारा जो आ रहा है चैप्टर का, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसका नाम क्या है बच्चा? जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइअज़ोनियम सॉल्ट। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? डाइअज़ोनियम सॉल्ट की। तो बेटा डाइअज़ोनियम सॉल्ट की अगर आप रिएक्शन करवाते हो Cu2Cl2 और HCl के साथ, किसके साथ? Cu2Cl2 और HCl के साथ, तो आपको यहां से मिल जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या मिलता है? क्लोरोबेंजीन। और बच्चे इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है बताइए? सैंडमियर रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है मैम? सैंडमियर रिएक्शन है। मैम यही रिएक्शन अगर आप Cu2Br2 के साथ करवाते हो विद HCl, विद HBr, किसके साथ?
विद HBr, तो भी मैम ये सैंडमियर रिएक्शन होती है और हमें यहाँ से ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। क्या मिलता है? ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। तब भी मैम ये रिएक्शन हमारी सैंडमियर रिएक्शन कहलाती है। अच्छा मैम, अगर मैम मान लीजिए हमने इस रिएक्शन को करवाया Cu विद HCl करवाया, Cu पाउडर का इस्तेमाल किया, तो बेटा ये आपकी रिएक्शन जो है ये गेटरमैन रिएक्शन है और यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है। अगर आप ये सेम रिएक्शन Cu विद HBr कराते हो तब भी आपकी ये रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन है, ठीक है, और आपको यहाँ से क्या मिलता है? ब्रोमोबेंजीन मिल जाता है। क्लियर हो गया है? ओके मैम। अच्छा बेटे, मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन करवाई Ki के साथ और आपने इसको हीट किया, तो बेटा आपको यहाँ से आयोडोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? आयोडोबेंजीन मिलता है। इन दी सेम फॉर्मेट बच्चे, अगर इसकी रिएक्शन HbF4 के साथ कराओगे, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा जो इससे प्रोडक्ट आपको मिल रहा है इंटरमीडिएट, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी का लास्ट पॉइंट। तो बेटा इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिलेगा? फ्लोरोबेंजीन। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में देखा, अगर आप इसकी रिएक्शन वार्म वाटर के साथ करवाते हो, वार्म वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन शो करेगा और यहाँ से आपको क्या दे देगा? फिनोल दे देगा। क्या दे देगा बच्चा? फिनोल दे देगा। अब बेटा इसके अंदर एक रिएक्शन आती है, दैट इज योर कपलिंग रिएक्शन। आप इसकी रिएक्शन मान लीजिए किसके साथ करवा रहे हो? फिनोल के साथ। किसके साथ करवाया? फिनोल के साथ। आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, आपको पता है हाइड्रोजन होता है, तो ये HCl ऐसे निकल जाएगा, ये HCl ऐसे रिमूव हो जाएगा। हमें यहाँ से देखना क्या मिलेगा, पहले ये, फिर N2 इस तरीके से ओपन, फिर ये रिंग, इस पे लगा है OH, इस पे लगा है OH। क्लियर हो गया है? तो ये आपकी बेटा कपलिंग रिएक्शन होती है जहां पे आपने HCl को इस तरीके से रिमूव करना होता है। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलता है। क्या मिलता है मैम? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिलता है। बेटा दिस इज एन ऑरेंज डाई, एक तरह से ये आपकी ऑरेंज डाई होती है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए एक और कपलिंग रिएक्शन में यहाँ पर आपको करवा देती हूँ बेटा, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी है एनिलिन के साथ। किसके साथ? एनिलिन के साथ। तो यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी इस तरीके से HCl निकलेगा। आप यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या आएगा? पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। बेटा ये येलो डाई होती है, ये भी आपकी किस में आ जाती है? कपलिंग रिएक्शन में आ जाती है। सो दिस कंप्लीट्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइअज़ोनियम सॉल्ट आल्सो। ये आपकी डाइअज़ोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। सो बेटा जी दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेस क्लास। आई होप आप सभी ने इसको एंजॉय किया होगा। अब हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।